अक्टूबर 2020 में एक शख्स जेल से छूटता है 13 महीने की जेल काट के। वो जेल से छूटने के बाद अपने घर न जाके सीधा पहुंचता है आजमगढ़ की जियानपुर कोतवाली में। वहां पहुंचने के बाद वहां बैठे इंस्पेक्टर से बोलता है कि साहब, मुझे फंसाया गया है, मेरी बीवी जिंदा है, वो मरी नहीं है, आप उसकी ढूंढिए, उसकी तलाश कीजिए, छानबीन कीजिए। इतने पे इंस्पेक्टर दूसरे अपने सहयोगी से पूछता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो सहयोगी बताता है, जो पुराना होता है, कि सर इसकी ऐसी ऐसी बात है, पूरी कहानी उसको इंस्पेक्टर बता देता है। इंस्पेक्टर कहानी सुनने के बाद उस शख्स को वहां से भगाते हैं और कहते हैं यहाँ से चले जाओ, दोबारा अगर दिखाई दिए तो तुम्हारे ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तुम्हें फिर जेल भेज दूंगा। वो शख्स वहां से चला जाता है और वो शख्स फिर एक हफ्ते बाद आता है और रोता है, गिराता है, पर उसकी कोई सुनता नहीं है। इंस्पेक्टर वहां से उसको हर बार भगा देते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पुलिस के काम के रवैये में बारे में, उसकी जान छानबीन के बारे में, तो ज़्यादातर आप लोग यही बताएंगे कि पुलिस लापरवाही बहुत करती है और कभी कभी इतनी लापरवाही करती है कि किसी एक के कहने से ही किसी को भी जेल में डाल देती है और यही जानने की कोशिश ही नहीं करती कि वो आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। बस उसने कह दिया कि मुजरिम है तो उठा के उसको क्योंकि पुलिस को इतनी जल्दी होती है केस बंद करने की कि किसी को भी किसी कहने पे भी उठा के जेल में ठूस देते हैं। चाहे उस आदमी की जिंदगी खराब हो जाए, चाहे उसने कुछ किया हो या ना किया हो, इससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वहीं एक दूसरे पुलिस वाले भी होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और कईयों की जिंदगी बचाते हैं, जो बेगुनाह होते हैं उनकी मदद करते हैं और उनकी जिंदगी खराब होने से बचा लेते हैं। आपको ऐसे दो पुलिस वाले मिलेंगे, जिसने एक ने तो इसकी जिंदगी खराब कर दी और दूसरे ने इसकी जिंदगी बचाई, इस बेगुनाह को जेल जाने से बचाया और आगे इसकी जिंदगी खराब होने से बचाया। ये कहानी है आजमगढ़ के जियानपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले मसवना गांव की। इसी गांव में एक लड़का था, 22 से 23 साल का, दीपू। दीप दीपू की शादी मऊ के घोसी के रहने वाली रुचि से होती है। इसकी शादी 2019 में होती है, मार्च में। शादी धूमधाम से हुई, दोनों खुश थे। रुचि घर पे आती है तो कुछ दिन तो ठीक चलते हैं, पर एक दिन दीपू काम पे से घर लौटता है तो देखता है कि रुचि किसी से फोन पे बात कर रही होती है। इस पर दीपू पूछता है, ये फोन किसका है और तुम किससे बात कर रही हो? तो रुचि कहती है, ये फोन मैंने किसी से चलाने के लिए लिया है और मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। दीपू कुछ नहीं बोलता है, वहां से चला जाता है। पर दीपू जब अगले दिन भी आता है तो देखता है कि उस वक्त भी रुचि किसी से फोन में बात कर रही थी। फिर दीपू वही सवाल पूछता है कि तुम कितनी देर से किससे बात कर रही हो? तो कहती है, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। तुम्हें बताया था अपनी माँ से बात नहीं कर सकती क्या? तो दीपू इस पर कुछ नहीं बोलता है, पर उसको थोड़ा शक सा होने लगता है। दोस्तों, रुचि जो थी वो झूठ बोल रही थी दीपू से कि मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। वो माँ से बहुत कम बात करती थी। बाकी वो किसी अपने एक आशिक से बात करती थी, एक चाहने वाले से बात करती थी, जो शादी से पहले इसका था। और वो साथ ही अपनी माँ से जब बात करती तो अपने ससुराल वालों के खिलाफ अपने मायके वालों को इतना भड़का देती, इतना जहर भर देती कि उन्हें नफरत होने लगती। रुचि बताती कि जो मेरा पति है मुझे मारता पीटता है और मेरे जो जेठ जेठ जेठानी है वो मुझे टॉर्चर करते हैं और मेरे जो ससुर है वो भी मुझे भद्दी भद्दी गाली बकते हैं। जो कि ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपने उनको अपने प्लान के तहत, एक साजिश के तहत, सिर्फ अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों के नजरों में एक गुनहगार साबित करना चाहती थी और एक मुजरिम दिखाना चाहती थी। कुछ दिन और बीतते हैं और धीरे धीरे इन दोनों में इसी बात को लेके अब झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शादी को मात्र 2 से 3 महीने हुए थे, बात पंचायत तक आ जाती है। रुचि की माँ अपने गांव में ही पंचायत इकट्ठा करती है और इन दोनों को बुलाती है। पंचायत दीपू को समझाती है और धमकाती है कि आइंदा पंचायत पंचायत दीपू को धमकाती है और एक हिदायत देती है कि तुम्हारी बीवी रुचि है, उसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए और तुम उसको मारते पीटते हो, दहेज के लिए प्रताड़ना करते हो। दीपू खूब समझाने की कोशिश करता है पर पंचायत एक नहीं सुनती और उसको धमकाती है, अगर तुमने आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत आई तो हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पंचायत के दबाव में दीपू चुपचाप अपनी पत्नी रुचि को लेकर अपने गांव आजमगढ़ मसोना चला आता है। पर रुचि के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं था, उसकी हरकतों में कोई कमी नहीं थी। महज 7 दिन बाद ही रुचि घर से गायब हो जाती है। जब दीपू लौटता है तो इधर उधर ढूंढता है, मिलती नहीं है और घर में देखता है तो पैसे और जो कुछ जेवर थे वो भी गायब थे। अब वो सीधा थाने, दियानपुर थाने पहुंचता है, कोतवाली पहुंचता है और बताता है कि साहब, मेरी बीवी गायब है और घर से गहने वहने गायब हैं। आप मेरी दरख्वास्त सुनिए और मेरी कंप्लेंट लिख के मेरी बीवी मुझे वापस दिलवा दीजिए और मेरे सामान जो है वो भी वापस दिलवा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब उसकी बात सुन रहे होते हैं, उसकी कंप्लेंट ले ही रहे होते हैं। तभी उसकी माँ जो होती है माया देवी, वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ वो दियानपुर कोतवाली पहुंचती है और वहाँ हंगामा करने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि इसने ही मेरी लड़की को गायब कर दिया है, ये दहेज के लिए उसको मारता पीटता था, मेरी बेटी मुझे बताती थी और ये लोग उसको खूब मारते पीटते थे, धमकाते थे और दहेज मांगते थे। इसने मेरी बेटी को दहेज के लिए मार दिया है, उसे गायब कर दिया है।
इतनी बार जब इंस्पेक्टर के सुनने में आती है तो वो आनंद फानंद में उस, और साथ ही माया देवी बताती है कि इसकी जो इसकी भाभी बबीता और इसका पिता राजेंद्र, ये सब उसको मिलके जहेज के लिए सताते थे। इसके बाद इतनी बातें दहेज का मुकदमा दर्ज करते हैं और दहेज के साथ हत्या भी जोड़ देते हैं, और साथ ही उसके माँ को तो उसकी बाप राजेंद्र और उसकी भाभी को तो छोड़ देते हैं, पर दीपू को उठा के जेल भेज देते हैं। अब जेल जाने के बाद दीपू की पिता जब उससे मिलने आते हैं तो दीपू अपने पिता को बताने की समझाने की कोशिश करता है कि पिताजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मुझे भी भरोसा कीजिए। पर दीपू के पिता को अच्छी तरह से भरोसा था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। वो उसकी जमानत के लिए इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। लोअर कोर्ट से उसकी जमानत होती नहीं है, और हाई कोर्ट के जब जमानत का नंबर आता है तो बहुत पैसे लगते हैं। दीपू के जो सामान होता है काम धंधे का वो भी बिक जाता है, और साथ ही कुछ जमीन के टुकड़े होते हैं वो भी बिक जाते हैं। वो जैसे तैसे दीपू को हाई कोर्ट से जब बेल मिलती है, जब वो बेल पे छूटता है वो घर न जाके सीधा जियानपुर कोतवाली पहुंचता है और वहां बैठे इंस्पेक्टर से अपनी आप बीती बताता है। पर वो इंस्पेक्टर उसकी एक न सुन के उसको वहां से भगा देते हैं और साथ ही कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं। पर दीपू एक हफ्ते बाद फिर आता है और उसका ये आने का सिलसिला महीने से 2 महीने 3 महीने से लेकर 1 साल तक ऐसे चलता रहता है। दीपू वहां आता, गिड़गिड़ाता, रोता, कोने में बैठा रहता, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन में ही बाद उस वहां पर एक इंस्पेक्टर की, चंद्रशेखर यादव की, वहां पोस्टिंग होती है। अब उस दीपू को देखते हैं 2 3 बार कि ये आता है, कोने में बैठा रहता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर इसकी कोई सुन नहीं रहा है। वो दीपू को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ, अब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम यहाँ आके क्यों बैठे रहते हो, रोते क्यों रहते हो। तो दीपू बताता है कि साहब मुझे मेरी बीवी के मर्डर में पुलिस ने जेल भेज दिया था, पर साहब वो मरी नहीं, जिंदा है, वो आप उसे ढूंढने की कोशिश करिए। तो पूछते हैं तुम्हें इतना भरोसा कैसे है, तो कहता है साहब जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे भरोसा तो होगा ही कि वो जिंदा है। आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, मैं बिना वजह 13 महीने जेल में रहा और अब 1 साल से थाने के चक्कर लगा रहा हूँ। दीपू जब एसआई को ये बात बताता है तो एसआई को उसकी दीपू की बात पे भरोसा होता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वो राजेंद्र उसके बाद चंद्रशेखर यादव उस मामले की छानबीन में लग जाते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है। पर एक दिन इसी बातों बातों में ही दीपू बताता है कि वो किसी से फोन पे बात करती थी। एक क्लू मिल जाता है इंस्पेक्टर साहब को। अब चंद्रशेखर यादव के पास एक क्लू था कि वो फोन में बात करती थी, और वो नंबर किसी के पास नहीं था। अब उस चंद्रशेखर, हाँ, अब वो एसआई साहब लड़की के घर जाते हैं रुचि के और पता करने की कोशिश करते हैं, पर उसकी माँ वो नंबर देती नहीं है और कोई पुलिस का सहयोग नहीं करती है। अब इसके बाद जो एसआई साहब थे वो और परेशान होते हैं और सोचते हैं इसको कैसे बचाया जाए और कैसे पता लगाया जाए कि सच बोल रहा है। बाद वो एक तरीका सोचते हैं कि जितने भी आसपास के रिटेलर हैं जो सिम बेचते हैं, क्यों ना उनसे पता लगाया जाए कि क्या सिम उनसे किसी से ली गई है। उसके बाद जो आसपास के रिटेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, एसआई साहब उनको उस लड़की रुचि की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि कभी ये लड़की तुम्हारे पास कोई सिम ले गई थी, आई थी। ये पूरे इलाके में छानबीन कर ही रहे होते हैं, तभी उनको एक कामयाबी मिलती है और एक दुकानदार बताता है हाँ साहब इसने मुझसे एक सिम ली थी, ये नंबर लिया था। अब जब अब इतना पता चलने के बाद वो नंबर लेते हैं दुकानदार से और उस नंबर की सीडा निकालते हैं। जब सीडा निकालते हैं तो पता चलता है कि जिस वक्त रुचि गायब हुई थी वो सिर्फ एक ही नंबर से बात करती थी, जो इटावा के इटोली गांव का था। अब पुलिस आनंद फानंद में उस पते पे पहुंचती है, और जब उस पते पे पहुंचती है तो उस पुलिस की हैरानगी का ठिकाना नहीं था, उनकी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो देखते हैं कि जिस महिला के केस में एक युवक 13 महीने जेल में था, उस पर मर्डर का मुकदमा चल रहा है, वो रुचि तो सामने किसी और के साथ अपने आशिक के साथ रह रही है और मजे ले रही है और एक बेगुनाह जेल की सजा काट रहा है। इसके बाद तुरंत इंस्पेक्टर साहब उसको वहां से उठाते हैं और लेके आते हैं आजमगढ़। अब आजमगढ़ आने के बाद पूरी कहानी खुलती है तो पता चलता है कि वो कहीं मरी नहीं थी, ना कोई किसी ने उसको गायब किया था, वो तो अपने आशिक के साथ सारे जेवर पैसे लेके गायब हो गई थी। अब इसके बाद और साथ ही इसकी जानकारी उसके जो मामा थे रुचि के उसको भी थी। अब दीपू ने पुलिस से गुहार लगाई कि साहब जब मैं बिना वजह 13 महीने जेल में रहा तो इसको इनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। अब दीपू ने अपनी सास पे, रुचि पे और अपने मम्मी ससुर पे मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पर पुलिस जो थी थाने की वो देख के हैरान थी कि बताओ जिसके लिए हमने किसी को जेल भेज दिया वो तो जिंदा है। और पुलिस इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करती है कि मामला ना उठे। मामला थोड़ा हाईलाइट हो गया था, इसीलिए पुलिस उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर लेती है, और साथ ही जो दीपू के खिलाफ चार्ज थे, केस था, उसको बंद करने की तैयारी करती है। बताइए कि एक पुलिस वाले ने बिना सोचे समझे, अगर वो चाहता तो जिस टाइम ऐसी कोई घटना हुई थी उसका एक नंबर का सीधा निकाल लेता तो ना दीपू जेल गया होता, ना किसी के 13 महीने जेल में गए होते, ना उसकी जमीन बिकी होती, और आज वो खुशहाल होता।
पता नहीं बेचारा कभी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा, घर ज़मीन दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। पर सलाह मैं ऐसे पुलिस वाले को, जो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं और किसी बेगुनाह को जेल जाने से या उसको सजा काटने से बचाते हैं। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।